आग की किरकिरी रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास। अध्याय 17। बीच में ये जो झमेला उठ खड़ा हुआ उसे एक बार ही चुका देने की नीयत से महेंद्र ने प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक की जाए। आशा बहुत खुश थी, लेकिन विनोदिनी राजी न हुई। उसके तैयार न होने से आशा और महेंद्र मायूस हो गए। उन्हें लगा इन दिनों विनोदिनी न जाने क्यों दूर दूर जाना चाहती है। तीसरे पहर बिहारी आया। विनोदिनी बोली, जरा देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। मैं नहीं जाना चाहती, सुबह से दोनों जन मुझसे रूठे हैं। बिहारी बोला, नाराज होना उनका बेजा नहीं। आप साथ न गई तो इनकी जो पिकनिक होगी, ईश्वर करे सातवें दुश्मन की भी वैसी ना हो। विनोदिनी बोली, फिर आप भी चलिए ना। आप चले तो मैं भी चलूँगी। बिहारी, ठीक तो है, मगर बात यह है कि कर्म दरअसल कर्ता की इच्छा पर होता है। बाबू की क्या राय है? बिहारी के प्रति इस पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही भीतर भीतर कुड़ गए। बिहारी को साथ ले चलने की बात से महेंद्र का आधा उत्साह जाता रहा। वह बिहारी को हर तरह से यह जता देने को आतुर था कि उसकी मौजूदगी विनोदिनी को कभी पसंद नहीं, लेकिन अब तो इसे छोड़ जाना असंभव है। महेंद्र, बेजा क्या है, अच्छा ही तो है। लेकिन बिहारी, तुम्हारी खास ऐब यह है कि जहाँ जाते हो वहाँ कोई न कोई हंगामा बजाने से बाज नहीं आते, और वहाँ आसपास के बच्चों की जमात जुटा लोगे या फिर गोरों से मारपीट की नौबत। क्या कर पठोगे, कुछ नहीं पता। बिहारी महेंद्र की अनिच्छा को समझ गया, मन ही मन हंसा। बोला, दुनिया में यही तो मजा है, क्या से क्या हो जाए, कहाँ कौन सा फसाद खड़ा हो जाए, पहले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विनोद भाभी, तड़के ही चलेंगे, मैं समय से हाजिर हो जाऊंगा। सामान और नौकरों के लिए एक थर्ड क्लास और उन लोगों के लिए एक सेकंड क्लास की बग्गी लाई गई। खासा बड़ा एक पैक बक्स लिए बिहारी ठीक समय पर हाजिर हो गया। महेंद्र ने कहा, अरे ये क्या उठा लाए, नौकरों वाली गाड़ी में तो अब आएगा नहीं। बिहारी बोला, आप परेशान न हो, मैं ठीक किए देता हूँ। विनोदिनी और आशा गाड़ी पर सवार हुई। बिहारी का क्या करें, महेंद्र जरा आगा पीछा करने लगा। बिहारी ने अपना सामान गाड़ी के ऊपर पटका और आप कोच बक्स पर जा बैठा। महेंद्र के जी में आया, सोच रहा था जाने बिहारी अंदर ही बैठ जाएगा कि क्या करेगा। विनोदिनी ने परेशान होकर पूछा, गिर तो नहीं पड़ेंगे बिहारी बाबू? बिहारी, आप फिक्र न करें, पतन और मूर्छा अपने हिस्से की भूमिका नहीं है। जैसे ही गाड़ी खिसकी, महेंद्र ने कहा, ना हो तो मैं ही ऊपर आ जाता हूँ, बिहारी अंदर आ जाए। आशा ने जल्दी से उसकी चादर खींची। कहाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। विनोदिनी बोली, आपको आदत नहीं, क्या पता गिर विर पड़े। जोश में आकर महेंद्र ने कहा, गिर पड़ूंगा, हरगिज नहीं, और वो गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। विनोदिनी, तोहमत आप बिहारी बाबू पर लगाते हैं, मगर हंगामा मचाने में बेजोड़ तो आप हैं। महेंद्र ने जरा मुंह लटका कर कहा, अच्छा एक काम करें, मैं एक और गाड़ी लेकर आता हूँ, बिहारी यहाँ आ जाए। आशा ने कहा, तो मैं तुम्हारे ही साथ चलूँगी। विनोदिनी बोली, और मैं तब गाड़ी में से कूद पड़ूँ? होते होते झंझट आखिर निपट गया। रास्ते भर महेंद्र बड़ा गंभीर बना रहा। गाड़ी दमदम के बगीचे में पहुंच गई। नौकरों वाली गाड़ी पहले ही रवाना हुई थी, लेकिन अभी तक उसका पता न था। शरद का सवेरा बड़ा ही सुहाना, धूप निकल आई थी, ओस की बूंदें सूख चुकी थी, पर निर्मल प्रकाश से पेड़ पौधे झलमल हो रहे थे। दीवार से लगी हर सिंगार की कतार थी, नीचे फूल बिछ से गए थे। मह मह खुशबू कलकत्ता की ईंट की ऊंची दीवारों के घेरे से बाहर आकर आशा वन की हिरनी सी उमग उठी। विनोदिनी के साथ उसने ढेरों फूल बीने, पेड़ से शरीफे तोड़े और नीचे बैठकर खाए। दोनों सखियों ने पोखर में देर तक स्नान किया। एक निरर्थक आनंद से इन दो नारियों ने पेड़ों की छाया और छिटकी किरणों, पोखर के पानी और कुंजों के फल पत्तों को पुलकित सचेतन कर दिया। दोनों सखियां नहा कर आई, देखा नौकरों वाली गाड़ी अब भी नदारद है। महेंद्र बंगले के बरामदे में बिछी एक चौकी पर बैठा बैठा उदास होकर विलायती इश्तिहार पढ़ रहा था। विनोदिनी, और बिहारी बाबू? संक्षेप में महेंद्र बोला, पता नहीं। विनोदिनी, चलिए उन्हें ढूंढ निकालें। महेंद्र, आखिर उन्हें कोई चुराकर तो नहीं ले जाएगा, ढूंढे बिना भी मिल जाएंगे। विनोदिनी, मगर हो सकता है आपकी फिक्र से वो बेहाल हों, चलकर उन्हें दिलासा ही दे आएं। तालाब के किनारे बंधा हुआ एक विशाल बरगद था। उसी के चौतरे पर बिहारी अपना पैक बक्स खोलकर मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रहा था। जैसे ही लोग पहुंचे, उसने सबको चौतरे पर बिठाकर एक एक प्याला गर्म चाय और तश्तरी में दो एक मिठाइयाँ देकर उनकी खातिर की। विनोदिनी बार बार कहने लगी, गनीमत है बिहारी बाबू,
सारा सरंजाम साथ ले आए हैं, वरना चाय न मिलती तो क्या हाल होता महेंद्र बाबू का। चाय जो मिली, महेंद्र मानो जी उठा। फिर भी बोला, ये सब बिहारी की जाति है। आए हैं हजरत पिकनिक को और यहाँ भी बदस्तूर सारा इंतजाम उठा लाए हैं। मज़ा कहाँ। बिहारी, अच्छा तो चाय का प्याला वापस दे दो। तुम चाय पिए बिना मौज करो, चू भी न करूँगा। बेला बढ़ चली, नौकरों का पता नहीं। बिहारी के बक्से में से भोजन के सारे सामान निकलने लगे। दाल, चावल, शाक भाजी, छोटी छोटी शीशियों में अजीब अजीब पिसे मसाले। विनोदिनी अवाक रह गई। कहने लगी, बिहारी बाबू, आपने तो हमारी भी कान कतर लिए। बीवी तो है नहीं, इतना सीखा कहाँ से। बिहारी, मजबूरन सीखना पड़ा है विनोद भाभी, अपनी हिफाजत आप करनी पड़ती है। बिहारी ने मजाक में ये कहा, लेकिन विनोदिनी ने गंभीर होकर उस पर करुण आंखों की कृपा बरसाई। बिहारी और विनोदिनी रसोई में जुट गए। आशा संकोच से हाथ बटाने गई तो बिहारी ने रोका। अपटू महेंद्र ने मदद देने की कोई कोशिश ही नहीं की। पेड़ की मोटी जड़ से टिककर वो पांव पर पांव रखे हिलते हुए पत्तों पर किरणों का थिरकना देखने लगा। रसोई जब तैयार हो गई तो विनोदिनी ने कहा, महेंद्र बाबू, बरगद के पत्ते आप न गिन पाएंगे, जरा नहा लीजिए। सामान के साथ अब नौकर चाकर आए। राह में उनकी गाड़ी टूट गई थी। दोपहर हो गई। सब भोजन से निपटे। ताश खेलने का प्रस्ताव आया। महेंद्र राजी न हुआ और देखते ही देखते पेड़ की छाह में सो गया। आशा बंगले के अंदर गई और किवाड़ बंद करके उसने सोने का ठिकाना किया। घूंघट जरा खींचकर विनोदिनी बोली, तो मैं भी कमरे में जाऊं? बिहारी बोला, कहाँ कमरे में जाएंगी, गपशप कीजिए, अपने इलाके की कहिए। तभी दोपहर की हवा पत्तों में मरमराहट लाकर बहती रही। तालाब के बांध पर जामुन की डालों पर कोयल रह रहकर कूकती रही। विनोदिनी अपनेपन का किस्सा सुनाने लगी, अपने बचपन का किस्सा सुनाने लगी। माँ बाप की बात, छुटपन की सखी। अचानक उसके माथे पर पल्ला खिसक पड़ा। उसके मुखड़े पर उद्दीप्त यौवन की जो एक ज्योत सदा विराजा करती थी, बचपन की स्मृति की छाया ने उसे स्निग्ध कर दिया। विनोदिनी की आंखों में कौतुक का जो तीखा कटाक्ष देख पैनी निगाहों वाले बिहारी के मन में आज तरह तरह की शंकाएं उठ रही थीं। वह शाम चमक जब एक शांत सजल रेखा से मंद पड़ गई तो बिहारी ने मानो एक और ही नारी को देखा। उस ज्योति मंडल के मध्य बिंदु में उसका कोमल हृदय अभी तक सुधा धारा से सरस था। अनबुझी रंग रस, आनंद विलास की जलती भूख में नारी प्रकृति अब भी सूखी नहीं थी। लजीली सती की नाई विनोदिनी एकांत भक्ति से पति की सेवा कर रही है। मंगलमयी माता के समान संतान को अपनी गोद में लिए है। पहले यह छवि क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में न आई। आज मानो जरा देर के लिए रंगमंच का पर्दा उठ गया और अंदर का एक मंगल दृश्य उसे दिखाई दिया। बिहारी ने सोचा, विनोदिनी बाहर से विलासिनी युवती तो है, पर उसके अंतर मन में पूजा निरत एक नारी तपस्या में लीन है। एक लंबी सांस छोड़कर बिहारी ने मन ही मन कहा, सही सही अपने को मनुष्य आप भी नहीं जानता, अंतर्यामी ही जानते हैं। परिस्थितिवश जो रूप बाहर बन जाता है, दुनिया उसी को सच समझती है। बिहारी ने बातों के सिलसिले को टूटने न दिया, प्रश्नों से उसे जगाए रखा। अपनी दो बातें इस तरह सुनाने के लिए अब तक विनोदिनी को व्यक्ति न मिला था। खास करके किसी मर्द के आगे इस तरह तन्मय होकर उसने कभी बात नहीं की थी। आज लगातार अपने सरल मन की सुनाकर उसकी सारी प्रकृति मानो नई दृष्टिधारा में नहाकर स्निग्ध और तृप्त हो उठी। आज सुबह ही जगने के जुल्म से थके हुए महेंद्र की नींद 5 बजे खुली। आजीजी से बोला, अब चल देना चाहिए। विनोदिनी ने कहा, जरा और सांझ करके चलें तो क्या नुकसान है। सामान सहेजने में अंधेरा हो आया। नौकर ने इतने में खबर दी, किराए की गाड़ी न जाने कहाँ गायब है, ढूंढे न मिली। गाड़ी बगीचे के बाहर थी। 2 गोरे जबरदस्ती उसे स्टेशन लेकर चल दिए। दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए नौकर भेजा गया। कुड़ा हुआ महेंद्र बार बार मन में कहने लगा, आज का दिन मुफ्त में बर्बाद। ऐसी नौबत आ गई कि अधीरता वह छिपा न सका। अंजोरिया का चांद धीरे धीरे जुरमुट्ठों की ओट से खुले आकाश में आया। सुनसान अकम्प बगीचा चाह जोत से झिलमिला उठा। इस माया मंडित धरती पर आज विनोदिनी ने अपने को न जाने किस रूप में अनुभव किया। उसने तरु विथिका में आशा को जकड़ लिया। उसने प्रणय की बनावट जरा भी न थी। आशा ने देखा विनोदिनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आशा ने पीड़ित होकर पूछा, वही आँख की किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदिनी, कुछ नहीं बहन, सब ठीक है। आज का दिन मुझे बड़ा भला लगा। आशा, किस बात से इतना भला लगा भला? विनोदिनी, मुझे लगता है मानो मैं मर गई हूँ, मानो परलोक में आई हूँ। यहाँ मानो मुझे मेरा सर्वस्व मिल सकता है।
अचरज में पड़ी आशा ये सब कुछ न समझ सकी। मौत की बात सुनकर दुखी होकर कहा, छी, ऐसा नहीं कहते बहन। गाड़ी मिली। बिहारी फिर कोच बक्स पर जा बैठा। विनोदिनी चुपचाप बाहर की तरफ ताकती रही। चांदनी में अवाक पेड़ों की पात दौड़ते हुए घने छाया प्रवाह की तरह उसकी आंखों से गुजरने लगी। आशा गाड़ी के एक कोने में सो गई और महेंद्र सारी राह उदास बैठा रहा। अध्याय 18। पिकनिक के दिन जो वाकया गुजरा उसके बाद फिर महेंद्र एक बार विनोदिनी को अच्छी तरह से अपनाने को उत्सुक था, लेकिन दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी इन्फ्लुएंजा की शिकार हो गई। बीमारी खास कुछ न थी, फिर भी उन्हें तकलीफ और कमजोरी काफ़ी थी। विनोदिनी रात दिन उनकी सेवा में लगी रही। महेंद्र, माँ के सेवा जतन में यूं दिन रात एक करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। उसकी सेवा के लिए मैं कोई आदमी रखे देता हूँ। बिहारी, आप नाहक परेशान हैं भैया, ये सेवा कर रही है, करने दो। दूसरा कोई ऐसी सेवा थोड़ी करेगा। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी काम कुछ नहीं करता, लेकिन हर घड़ी पीछे लगा फिरता है। ये बात विनोदिनी को न सुहाई। तंग आकर उसने 2-3 बार कहा, महेंद्र बाबू, यहाँ बैठे रहकर आप कौन सी सुविधा किए दे रहे हैं? जाइए, नाहक क्यों कॉलेज से गैर हाजिर होते हैं? महेंद्र उसके पीछे लगा डोलता है। इसका विनोदिनी को नाज था, खुशी थी, लेकिन तो भी ऐसी कंगाली क्या? बीमार माँ के बिस्तर के पास भी लुप्त बैठे रहना। उसका धीरज टूट जाता। घृणा होती। अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी रहने पर वह और किसी बात का ख्याल नहीं करती थी। जब तक खाना पिलाना, रोगी की सेवा, घर के काम धंधे की ज़रूरत रहती, जुटी रहती। किसी ने उसे कभी ढीला ढाला नहीं देखा और वह खुद भी कामकाज के समय निकम्मापन पसंद नहीं करती थी। कभी कभी ज़रा देर को माँ का हाल पूछने के लिए बिहारी आ जाता। कमरे में कदम रखते ही वो समझ जाता कि काहे की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की कमी है। उसकी आंखें तुरंत ताड़ जाती और लम्हे भर में सब कुछ ठीक कर कमरे से निकल जाता। विनोदिनी समझ रही थी कि मेरी सेवा को बिहारी श्रद्धा की नज़र से देखता है, लिहाजा बिहारी के आने से उसे मानो विशेष पुरस्कार मिलता था। महेंद्र धिक्कार के आवेग में बड़े कठोर नियम से कॉलेज जाने लगा। एक तो उसका मिजाज ही कड़वा हो गया। उस पर यह कैसा परिवर्तन? समय पर खाना तैयार नहीं होता, साइंस जाने कहाँ गायब रहता, मोजे का छेद धीरे धीरे बड़ा हो गया। ऐसी गड़बड़ में उसे पहले जैसा आनंद नहीं आता। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी क्षण उसे पा जाने का आराम क्या होता है, महज कई दिन पहले ही उसे इसका स्वाद मिल चुका था। अब उसकी कमी से आशा की जहालत और अपटुता में कौतुक नहीं मिलता। चुन्नी, मैंने 12 बार तुमसे कहा मेरे नहाने के कपड़े तुरंत टांग दिया करो। मेरे नहाने के पहले कुर्ते में बटन लगा कर रखो, अचकन पतलून सब ठीक रखो, सब कुछ देखो, मगर कभी नहीं होता। नहाकर बटन लगाने चलो और कपड़े ढूंढने में ही घंटों भर निकल जाता है। शर्म से मलिन हो आशा कहती, मैंने बैरे से कहा तो खुद कर लेती तो कौन सा गुनाह हो जाता? जब भी तुमसे कोई काम कहो बैरे से कह दिया। आशा पर मानो गाज गिरी। ऐसी झिड़की उसे कभी नहीं सुननी पड़ी थी। उसकी जबान पर या मन में ये जवाब न आया कि मेरी इस जहालत के तुम ही तो जिम्मेदार हो। ये धारणा ही उसे न थी कि गृह कार्य की कुशलता अभ्यास और अनुभव से आती है। वो सोचा करती थी कि अपनी अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। जब जब महेंद्र ने विनोदिनी की उपमा देकर आशा को धिक्कारा है, उसने उसे विनय और बिना किसी विद्वेष के स्वीकार किया है, क्योंकि वो इसे अपनी कमी के रूप में देखती है। कभी कभी आशा बीमार सास के कमरे के पास चक्कर काटती, कभी कभी शर्माई सी दरवाजे के पास जा खड़ी होती। उसकी इच्छा होती कि वह अपने आप को गृहस्थी के उपयुक्त बनाए, कुछ काम करके दिखाए, परंतु उसे कोई काम लेना नहीं चाहता। वो जानती ही न थी कि कामों में पैठ कैसे हो, गृहस्थी में वो अपनी जगह कैसे बनाए। अपनी अक्षमता के संकोच से बाहर बाहर रहती। न जाने एक कैसी मनोवेदना उसमें भीतर ही भीतर बढ़ रही थी। अपनी उस अस्पष्ट व्यथा और अजानी आशंका को वो साफ समझ नहीं पाती। वह खूब महसूस कर रही थी कि उसके चतुर्दिक सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये सब कैसे बना, नष्ट ही कैसे हुआ, इसका प्रतिकार कैसे हो, वो नहीं जानती। रह रहकर चीख कर यही कहने को जी चाहता उसका कि मैं निरी अयोग्य हूँ, निरी निकम्मी हूँ, मेरी मूर्ता की तुलना नहीं हो सकती। अब तक जो पति पत्नी दोनों जन घर के कोने में दुबके कभी बोल बतिया कर, कभी यूं ही चुपचाप मजे में दिन बिता रहे थे, अब वो विनोदिनी ना होती तो आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र को मानो बात ही न फुरती और बोले बिना चुप रहना भी दोपहर होता। महेंद्र ने बैरे से पूछा, किसकी चिट्ठी है? बिहारी की। किसने दी? बहूजी ने। देखूं जरा। बैरे ने चुपचाप चिट्ठी दे दी।
महेंद्र ने चिट्ठी ली, जी में आया, फाड़ कर पढ़े उसे, उलट पलट कर देखा, फिर बैरे की तरफ फेंक दिया। खोलता कहीं तो उसमें लिखा मिलता, बुआ साबूदाना या बाली हरगिज़ नहीं खाना चाहती, आज उन्हें थोड़ा सा दाल का पानी दिया जा सकता है। दवा दारू के बारे में विनोदिनी महेंद्र से कभी न पूछती, उसके लिए वह बिहारी पर ही निर्भर थी। बरामदे में कुछ देर चहलकदमी करके कमरे में आकर महेंद्र ने देखा, कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर की डोरी टूटने को है और इसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई। आशा को डांट कर बताकर महेंद्र ने कहा, तुम कुछ भी नहीं देखती, सब चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। दमदम के फूलों का जो गुच्छा बनाकर विनोदिनी ने पीतल की फूलदानी में सजाया था, वो आज भी सूखा पड़ा है। महेंद्र कभी इन बातों पर गौर नहीं करता था। आज उसकी निगाह पड़ी तो बोला, जब तक विनोदिनी बाहर ना आकर फेंक देगी तुम मत देखना। उसने फूल समेत फूलदानी उठाकर बाहर फेंक दी और आशा उसे देखती रही। ठन ठन बजती वह सीढ़ी पर लुढ़कती जा पड़ी। आशा मेरे मन के लायक क्यों नहीं बनती? क्यों वो मेरे मन के मुताबिक काम नहीं करती? अपनी स्वाभाविक शिथिलता और दुर्बलता से वह मुझे दाम्पत्य पथ पर जकड़े क्यों नहीं रखती? सदा मुझे विक्षिप्त बना देती है। सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र आशा पर पड़ी। देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया, दोनों होंठ कांप रही हैं। थर थर कांपती हुई वो काया अचानक तेजी से पास के कमरे में चली गई। महेंद्र बाहर निकला, जाकर फूलदानी उठा लाया। कोने में एक मेज पर पड़ी थी। कुर्सी पर बैठकर उसी टेबल पर कोहनी टिकाए हाथों पर सिर रख के सोया रहा। अंधेरा होने पर कमरे में बत्ती आई, लेकिन आशा नहीं। महेंद्र छत पर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। रात के 9 बजे। महेंद्र के सूने कमरे में आधी रात का सन्नाटा था। आशा फिर भी न आई। महेंद्र ने बुलावा भेजा। सकुचाई सी आकर छत पर दरवाजे के पास ठिठक गई। महेंद्र पास गया, उसे छाती से लगा लिया। पति के कलेजे से लगकर वह जोरों से रो पड़ी। अपने को जब्त न कर सकी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोने की आवाज़ फूट पड़ना चाहने लगी। रोके नहीं, रोके नहीं रुके। कलेजे से लगाकर महेंद्र ने उसके बालों को चूमा। मौन आसमान के सितारे चुपचाप देखते रहे। रात को महेंद्र ने बिस्तर पर बैठकर बताया, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है, कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के पास ही जाना पड़ेगा। आशा सोचने लगी, गुस्सा क्या रह ही गया है, मुझ पर नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे? आखिर निगुनी में पति को घर से रुखसत करके ही रही। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन महेंद्र के हाव भाव में गुस्से का कोई लक्षण न था। बड़ी देर तक वो चुप रहा। आशा के मुखड़े को कलेजे से लगाकर उंगली से उसके बालों को चीरते चीरते उसके जूड़े को ढीला कर दिया। पहले प्यार से महेंद्र इसी तरह आशा का जूड़ा खोल दिया करता था। आशा इस पर ऐतराज़ करती थी, मगर आज उसने चू भी न की, पुलकित होकर चुप रही। अचानक उसके कपाल पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। महेंद्र ने उसका मुंह अपनी ओर फेरा और स्नेह से रुंधी स्वर में पुकारा, चुन्नी। आशा को कोई जवाब न मिला। अपने कोमल हाथों से उसने कसकर महेंद्र को दबा लिया और महेंद्र ने कहा, मुझसे कसूर हो गया, मुझे माफ़ कर दो। अपने फूल से सुकुमार हाथों से महेंद्र के होठों को दबाती वो बोली, छी, ऐसा न कहो, तुमने कोई कसूर नहीं किया, कसूर तो सब मेरा है। मुझे दासी के समान फटकारो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अपने पाँव में रहने लायक बना लो। जिस दिन जाना था, सुबह जगते महेंद्र ने कहा, चुन्नी मेरी रतन, तुम्हें मैं अपने हृदय में सबसे ऊपर रखूंगा, कोई तुमसे आगे न जा सकेगा। कलेजे को कड़ा करके सब तरह का त्याग करने को तैयार होकर उसने पति से अपनी एक निहायत मामूली सी मांग की, मुझे रोज रोज चिट्ठी लिखोगे ना? महेंद्र, तुम भी लिखोगी? आशा, मैं क्या लिखना जानती हूँ? उसके कान के पास लट को सरकाता हुआ महेंद्र बोला, तुम अक्षय कुमार दत्त से भी अच्छा लिख सकती हो, जिसे चारू पाठ कहते हैं। आशा, मजाक रहने दो। जाने के पहले आशा महेंद्र का सामान सहेजने लगी। मोटे मोटे गर्म कपड़ों की तय लगाना कठिन था, बक्स में सबका समाना और भी कठिन। दोनों ने मिलकर दबा दुबू कर ठूस ठास कर जो एक बक्से में आ जाता उसे 2 बक्सों में रखा। फिर भी भूल से जो चीज़ें छूट गई उनकी कई अलग अलग गठरियाँ बन गई। इससे आशा बार बार शर्म महसूस करती रही, तो भी आपस की चीना झपटी और हंस हंस कर एक दूसरे को दोषी ठहराने में आनंद के पिछले दिन लौट आए। ये तैयारी विदाई की है। ज़रा देर के लिए आशा भूल गई। साइंस कम से कम 10 बार जता गया कि गाड़ी तैयार है, मगर कौन सुनता। अंत में खिन्न होकर बोला, खोल दो घोड़ों को। सुबह से तीसरा पहर हो गया, सांझ होने को आई, तब कहीं एक दूसरे का सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करके, नियम से चिट्ठी लिखने का बार बार वादा करके बाहरी हृदय से दोनों अलग हुए। दोनों 2 दिन हुए। राजलक्ष्मी उठने बैठने लगी है। सांझ को बदन पर एक मोटी चादर लपेटे विनोदिनी के साथ ताश खेल रही थी। आज उन्हें कोई हरारत न थी। महेंद्र कमरे में आया। विनोदिनी की तरफ उसने बिल्कुल न देखा। माँ से बोला, माँ, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है,
यहाँ से आते जाते नहीं बनता, कॉलेज के पास ही डेरा ले लिया है, आज से वहीं रहूँगा। राजलक्ष्मी अंदर से रूठ कर बोली, जाओ, पढ़ाई में हर्ज होगा तो रह भी कैसे सकते हो। बीमारी तो आती जाती रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महेंद्र जा रहा है, अपने को बीमार और कमज़ोर महसूस करने लगी। विनोदिनी से कहा, ज़रा तकिया से इधर खिसका दो बिटिया, और तकिए का सहारा लेकर लेट गई। विनोदिनी धीरे धीरे उनके बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र ने उनके कपाल पर हाथ रखा, नब्ज देखी। माँ ने अपनी कलाई हटा ली। नब्ज से क्या खा पता चलता है, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, कहकर उन्होंने बड़ी कमजोरी की सी करवट बदली। विनोदिनी ने महेंद्र से कुछ भी न कहा। राजलक्ष्मी को प्रणाम करके वो चला गया। अध्याय 19। विनोदिनी ने सोचा, आखिर माजरा क्या है? मान, गुस्सा या डर? मुझे दिखाना चाहते हैं कि वो मेरी परवाह नहीं करते, बाहर जाकर रहेंगे, अच्छा यही देखना है कितने दिन। लेकिन खुद उसके मन में भी एक बेचैनी सी जाग गई। वह रोज ही उस पर नया फंदा फेंका करती, तरह तरह के तीरों से बेधा करती। उस काम के चुक जाने से वह छटपटाने लगी। घर का नशा ही उतर गया उसका। घर का नशा ही उतर गया उसका। महेंद्र विहीना आशा उसके लिए स्वाद रहित थी। आशा को महेंद्र जितना प्यार दुलार करता था, वह विनोदिनी के प्यार के भूखे हृदय को मथा करता था। उससे विनोदिनी की विरही कल्पना को जो वेदना जगाए रखती थी, उसमें उत्तेजना थी। जिस महेंद्र ने उसके संपूर्ण जीवन की सार्थकता को चौपट कर दिया, जिसने उस जैसी नारी रत्न की उपेक्षा करके आशा जैसी मंदबुद्धि बालिका को अपनाया, उस महेंद्र को विनोदिनी चाहती है या उससे चिढ़ती है, उसे इसकी सजा देगी या अपना हृदय सौंप देगी। विनोदिनी ठीक ठीक समझ ही न सकी। महेंद्र ने उसके हृदय में एक आग लहकाई है। यह आग ईर्ष्या की है या प्रेम की या दोनों की मिलावट, वो सोच न पाती। वह मन ही मन तीखी हंसकर कहती, मुझ जैसी गत किसी भी स्त्री की हुई होगी। मैं यही नहीं समझ सकी कि मैं मरना चाहती हूँ कि मारना। लेकिन चाहे जिस वजह से भी हो, जलने के लिए या जलाने के लिए, महेंद्र की उसे एकांत आवश्यकता थी। गहरा निश्वास छोड़ती हुई विनोदिनी बोली, बच्चू जाएगा कहाँ, उसे आना ही पड़ेगा, वो मेरा है। घर की सफाई के बहाने शाम को आशा महेंद्र के कमरे में माथे के तेल से काली पड़ी आराम कुर्सी, जिस पर कागज पत्तर तितर बितर थे, मेज, उसकी किताबें, उसकी तस्वीर आदि सामानों को छू छा रही थी। अपने आंचल से उनको साफ कर रही थी। महेंद्र की चीज़ों को बार बार छूकर, कभी उठाकर, कभी रखकर अपने बिछोह की सांझ बिता रही थी। विनोदिनी धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। आशा शर्मा सी गई। छूना छापना तो उसने छोड़ दिया और कुछ ऐसा जताया मानो वो कुछ खोज रही है। विनोदिनी ने हंसकर पूछा, क्या हो रहा है बहन? होठों पर हल्की हंसी लाकर वो बोली, कुछ भी नहीं। विनोदिनी ने उसे गले लगाया, पूछा, भाई आँख की किरकिरी, देवर जी इस घर से चले क्यों गए? विनोदिनी के इस सवाल से आशा शंकित हो उठी। कहा, तुम तो जानती ही हो, काम की भीड़ है, ऐसा कहकर गए हैं। दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर मानो करुणा से गल गई हो, इस तरह सन होकर उसने आशा को देखा और लंबी सांस ली। आशा का जी बैठ गया। अपने को अबोध और विनोदिनी चालाक समझा करती थी। वह अपने को अबोध और विनोदिनी को चालाक समझा करती थी। विनोदिनी के चेहरे का भाव देखकर उसके लिए सारा संसार मानो अंधेरा हो गया। विनोदिनी से साफ साफ कुछ पूछने की उसे हिम्मत ही न पड़ी। दीवार के पास एक सोफे पर बैठ गई। विनोदिनी भी बगल में बैठी। उसने अपने कलेजे से जकड़ लिया। सखी के इस आलिंगन से वह अपने आप को संभाल न सकी और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दरवाजे पर अंधा भिखारी मंजीरा बजाता हुआ गा रहा था, तरने को अपने चरणों की तरनी दे दे माँ। बिहारी महेंद्र की तलाश में आया था। दरवाजे पर ही उसने देखा आशा रो रही है और विनोदिनी उसे छाती से लगाए उसके आंसू पोंछ रही है। देखकर बिहारी वहां से खिसक गया। बगल के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गया। दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर सोचने लगा, आशा आखिर रो क्यों रही है? जो बेचारी स्वभाव से ही किसी के आगे कोई छोटा सा कसूर करने में भी असमर्थ, ऐसी नारी को भी कोई रुलाए? दुनिया में ऐसा हत्यारा कौन? फिर उसने विनोदिनी को उस तरह सांत्वना देते देख सोचा, मैंने विनोदिनी को गलत समझा था। सेवा, सांत्वना, निस्वार्थ सखी प्रेम के लिहाज से वो तो धरती पर देवी है। वह बड़ी देर तक अंधेरे कमरे में बैठा रहा। अंधे भिखारी का गाना जब बंद हुआ तो वह पैर पटक कर खांसता हुआ महेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ा। द्वार पर भी पहुंचा ही न था कि घूंघट काटकर आशा अंतःपुर की ओर भाग गई। अंदर पहुंचते ही विनोदिनी ने पूछा, अरे आपकी तबीयत खराब है बिहारी बाबू? बिहारी, नहीं तो। विनोदिनी, फिर आंखें ऐसी लाल क्यों हैं?
बिहारी ने इस बात का जवाब नहीं दिया और पूछा, विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया? विनोदिनी गंभीर होकर बोली, सुना है कॉलेज में काम की बड़ी भीड़ है, सो उन्होंने वहीं कहीं पास में डेरा ले लिया। अच्छा ज़रा राह छोड़िए, मैं चलूँ। अनमना बिहारी दरवाजे के सामने राह रोककर खड़ा हो गया। चौंक कर वह जल्दी से हट गया। सांझ के वक्त बाहर के सूने कमरे में इस तरह विनोदिनी से बात करना लोगों को अच्छा न दिखेगा। अचानक इसका ध्यान आया। उसके जाते जाते बिहारी इतना कह गया, विनोद भाभी, आशा का ख्याल रखिए, सीधी है बेचारी, उसे किसी को न तो चोट पहुंचाना आता है, न चोट से खुद को बचाना। अंधेरे में बिहारी विनोदिनी का चेहरा न देख पाया। उसमें ईर्ष्या के भाव जगाए थे। आज बिहारी पर नजर पड़ते ही वो समझ गई थी कि आशा के लिए उसका हृदय दुखी है। विनोदिनी आप कुछ नहीं, उसका जन्म आशा को सुरक्षित रखने, उसकी राह के कांटों को बीनने, उसके सुखों को पूरा करने के लिए हुआ है। श्रीमान महेंद्र बाबू आशा से विवाह करें, इसलिए किस्मत की मार से विनोदिनी को बारासात के बर्बर बंदर के साथ वनवास लेना पड़ेगा और श्रीमान बिहारी बाबू से आशा की आंखों में आंसू नहीं देखे जाएंगे। सो विनोदिनी को अपना दामन उठाए सदा तैयार रहना पड़ेगा। वह महेंद्र और बिहारी को एक बार अपने पीछे की छाया के साथ धूल में पटक कर बताना चाहती है कि आशा कौन है और आप कौन है विनोदिनी। दोनों में कितना फर्क है। दुर्भाग्य से विनोदिनी अपनी प्रतिभा को किसी पुरुष हृदय के राज्य में विजयी बनाने का अवसर न पा सकी। सो उसने जलता शक्तिशील उठाकर संहार मूर्ति धारण की। बड़े ही मीठे स्वर में विनोदिनी बिहारी को कहती गई, आप बेफिक्र रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए इतना चिंता आपके लिए सही नहीं है। आप नाहक की कष्ट न उठाएं। अध्याय 20। जल्दी महेंद्र को जाने पहचाने हरफों की एक चिट्ठी मिली। दिन में झमेलों के कारण उसने खोला नहीं। कलेजे के पास जेब में डाल दिया। कॉलेज के लेक्चर सुनते हुए, अस्पताल का चक्कर काटते हुए यकायक उसे लगा कि उसके कलेजे के घोंसले में मोहब्बत की चिड़िया सो रही है। उसने जगाया नहीं कि उसकी मीठी चहक कानों में गूंज उठेगी। शाम को अपने सूने कमरे में महेंद्र लैंप की रोशनी में आराम से कुर्सी पर बैठा। अपनी देह के ताप से तपी उस चिट्ठी को जेब से निकाला। देर तक उसे खोला नहीं। शिरनामे को गौर से देखता रहा। उसे खूब पता था खत में कुछ खास है नहीं। ऐसी संभावना ही नहीं कि आशा अपने मन की बात को सुलझा कर लिखे। उसके टेढ़े मेढ़े हरफों और आड़ी तिरछी पंक्तियों से उसके मन के भावों की कल्पना करनी पड़ेगी। आशा के कच्चे हाथों बड़े जतन से लिखे अपने नाम में महेंद्र को एक रागिनी सी सुनाई पड़ी। साध्वी नारी के मन में गहन बैकुंठ से उठने वाला पावन प्रेम संगीत। 2 ही 4 दिनों की जुदाई से महेंद्र के मन का वो अवसाद जाता रहा जो लगातार मिलन से हो आया था। सरला आशा के नवीन प्रेम से समुज्जल सुख स्मृति फिर ताजी हो आई। इन दिनों गृहस्थी की रोजमर्रा की असुविधाएं उसे खिंचाने लगी थी। अब वह सब मिट गया। बस कर्म और कारणहीन एक विशुद्ध प्रेमानंद की ज्योत में आशा की मानसी मूर्ति उसके जीवन में। महेंद्र ने लिफाफे को इत्मीनान से खोला। उसमें से चिट्ठी निकालकर अपने गाल और कपाल से लगाई। महेंद्र ने जो खुशबू कभी आशा को भेंट की थी, अकुलाई निश्वासी उसी की महक खत में से निकलकर महेंद्र के प्राणों में बैठ गई। खत खोलकर पढ़ा। अरे, जैसी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं वैसी भाषा तो नहीं। हरूफ कच्चे, मगर उनसे बातों का मेल कहाँ लिखा था। प्रियतम, उसमें लिखा था, प्रियतम जिसे भूलने के लिए घर से चल दिए, इस लिखावट से उसकी याद क्यों दिलाऊं। जिस लता को मरोड़ कर माटी में फेंक दिया, किस हया से वह फिर धड़ को जकड़ कर उठने की कोशिश करे। जाने वह मिट्टी से मिलकर मिट्टी क्यों न हो गई। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या नुकसान नाथ। लम्हे भर को याद ही आ गया तो उससे जी को चोट भी कितनी लगेगी। अगर तुम्हारी उपेक्षा कांटे सी मेरे पंजर में चुप कर रह गई है। रात दिन कामकाज चिंता सब में मुझको बेचती है। तुम जिस तरह से भूल बैठे, मुझे भी उसी तरह भुलाने की तरकीब बता दो। नाथ, तुमने मुझे प्यार किया था, ये क्या मेरा ही कसूर था। ऐसा सौभाग्य कि मैंने स्वप्न में भी आशा थी क्या। मैं कहाँ से आई, मुझे कौन जानता था। मुझे नज़र उठाकर न देखा होता। मुझे अगर यहाँ मुफ्त की बांधी बनकर रहना होता तो मैं क्या तुम्हें दोष दे सकती थी। जाने मेरे किस गुण पर तुम खुद ही भूले प्रियतम। जाने क्या पाया मुझ में कि इतना दुलार दिया। और आज अगर बिना मेघ के बिजली ही कड़की तो उस बिजली ने सिर्फ जलाया ही क्यों, तन मन को बिल्कुल राख क्यों ना कर डाला। इन 2 दिनों में बेहद सब्र किया, बहुत सोचती रही, लेकिन एक बात न समझ सकी कि यहाँ रहकर भी क्या तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते थे। मेरे लिए भी क्या घर छोड़कर जाने की ज़रूरत थी। क्या मैं तुम्हें इतना घेरी हूँ। मुझे अपने कमरे के कोने में दरवाजे के बाहर फेंक रखने पर भी क्या मैं तुम्हारी नज़र में आती।
यही था तो तुम फिर क्यों गए? मेरे कहीं जाने का क्या कोई उपाय न था? बह कर आई थी, बह कर चली जाती। ये चिट्ठी कैसी, भाषा किसकी थी, महेंद्र को समझते देर न लगी। अकस्मात आहत, मूर्छित की नाई महेंद्र उस पत्र को लिए स्तंभित हो रहा। जिस पटरी पर उसका मन पूरी तेजी से दौड़ रहा था, उसकी उल्टी तरफ से जोरों का एक धक्का खाकर पटरी से बाहर छिटक कर चूर चूर हो ढेर हो गया। बड़ी देर तक सोचता रहा। खत को दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, चौबारा पढ़ा। कुछ दिनों तक तो दूर के आभास की तरह रहा। आज वो मानो साफ प्रकट होने लगा। उसकी जिंदगी के आसमान के कोने में जो धूमकेतु छाया दिखता था, आज उसकी उठी हुई पूंछ आग की रेखाओं में जलती हुई दिख पड़ी। चिट्ठी ये असल में विनोदिनी की है। भोली आशा ने इसे अपनी समझ कर लिखा है। पहले जिन बातों को उसने कभी सोचा नहीं, विनोदिनी के लिखाने से वे ही बातें उसके मन में जाग उठने लगी। नकली बात बाहर से बदमूल होकर उसके अंतर की हो गई। जो नई वेदना पैदा हुई, उसे इस खूबी के साथ आशा तो हरगिज जाहिर नहीं कर सकती थी। वो सोचने लगी, सखी ने मेरे मन की बात को ऐसा ठीक ठीक कैसे समझ लिया और इतना ठीक से जाहिर ही कैसे किया। वह अपनी अंतरंग सखी को और भी मजबूत सहारे की तरह पकड़ बैठी, क्योंकि जो बात उसके मन में है, उसकी भाषा उसकी सखी के पास है। इतनी बेबस थी वो। महेंद्र कुर्सी पर से उठा, भवों पर बल डाला, विनोदिनी पर क्रोध की बड़ी कोशिश की, मगर बीच में क्रोध हो आया उसे आशा पर। आशा की मूर्ता तो देखो, पति पर ये कैसा जुल्म। वह फिर बैठ गया और इस बात के सबूत में उस खत को फिर से पढ़ा। अंदर ही अंदर खुशी सी होने लगी। ये समझकर उसने चिट्ठी को पढ़ने की बहुत चेष्टा की, मानो वो आशा ने लिखी हो। लेकिन इसकी भाषा किसी भी तरह से भोली आशा की याद नहीं दिलाती। दो ही चार पंक्तियां पढ़ते ही सुख से पागल कर देने वाला एक झाग भरी शराब जैसा संदेह मन को छाप लेता। इस छिपे लेकिन जाहिर, निषिद्ध लेकिन पास आए, जहरीले पर मीठे, एक साथ ही उपरत और प्रत्यारत प्रेम के आभास ने महेंद्र को मतवाला सा बना दिया। उसे ऐसी इच्छा होने लगी कि कहीं हाथ पांव में कहीं छुरा भोंक कर या कोई और उपाय करके नशा छुड़ाकर मन को किसी तरफ लगा दे। उसने मेज पर जोरों का मुक्का मारा और उछलकर खड़ा हो गया। हटाओ, चिट्ठी को जला डाले। चिट्ठी को वह लैंप के करीब ले आया, जलाया नहीं, एक बार फिर पढ़ा। अगले दिन नौकर कागज की बहुत सी राख उठाकर ले गया, लेकिन ये राख आशा की जली चिट्ठियों की न थी। उसके उत्तर की गई अधूरी कोशिशों को महेंद्र ने जला डाला था। धन्यवाद। अगले भाग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।